नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने आरसीएस उड़ान योजना के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड का विस्तारीकरण किया गया, जहां पहला और नया यात्री टर्मिनल तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। करीब 24 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए टर्मिनल में 400 यात्रियों की व्यवस्था की गई, जबकि टर्मिनल के अंदर उत्तराखंड के पारंपरिक और ऐतिहासिक चित्रों को भी दर्शाया गया। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी उद्घाटन किया गया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं उत्तराखंड जहां देवभूमि है, वहीं देवभूमि में जो अल्मोड़ा शहर है, ये उत्तराखंड के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहुत महत्व है। अल्मोड़ा की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर है, समृद्ध संस्कृति, देश दुनिया के और जागेश्वर धाम, गोलजू का चितई गोलजू का स्थान, कटारमल सूर्य मंदिर, ऐसे अनेक स्थान वहाँ पर आज पूरी लोगों की जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। साथ ही नंदा देवी का मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे यह भी अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही जो हस्तशिल्प की जो ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की विशिष्ट पहचान है। आप सबने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जब भी लक्ष्य सेन वगैरह मिलने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ की बाल मिठाई लेकर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी कभी भूलते नहीं हैं। जब भी जिक्र होता है अल्मोड़ा का तो बाल मिठाई का भी जिक्र होता है। और इस हेली सेवा की शुरुआत से प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, वो आसानी से अब अल्मोड़ा पहुँच पाएंगे। बाई रोड जाना बड़ा कठिन होता था, बड़ा यात्रा थोड़ा लंबी भी होती थी, और बाहर के लोगों को भी और स्थानीय लोगों को भी ठीक आसानी से ये सेवा मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में और जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी ये सेवा मिले। और विशेषकर हमारे जैसे जो हमारा जो कठिन पूरा राज्य का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। और एक समय था जब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है। तेज और विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में ये अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। आज बहुत आसान हेली सेवा हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारा आज मैं इसको देखकर वास्तव में बहुत ही अद्भुत तरीके से इसका निर्माण किया गया है, इस टर्मिनल का। और 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय इसका आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारे राज्य के परिवहन, ये जो नागरिक उड्डयन का जो हमारा टर्मिनल है, नागरिक विभाग है, उन्होंने किया है। और इसके साथ ही इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वह हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल है उनका शुभारंभ पिछले समय में पहले ही, इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं, उन प्रमुख शहरों
उसमें भी निवेदन किया है कि हमारी चिन्याली सौड़ की जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई है, अभी एक लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टम्टा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, मुख्यमंत्री के द्वारा पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया गया और क्या कुछ लोकार्पण किया गया और इससे यात्रियों को कितनी सुविधा मिलने वाली? बिल्कुल सेम देखिए, आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है पर्यटक नगरी कहा जाता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पर्यटक बढ़ाने के लिए लगातार योजना उत्तराखंड के अंदर निकालते हैं। तमाम जो इस तरह की सुविधाएं हैं वो पर्यटकों को देने का प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राजधानी देहरादून के अंदर जो टनल रूम बनाया गया है, यानी कि इसमें जो पर्यटक है आने वाले वो उसमें आराम कर सकते हैं। उनके लिए काफी सुविधाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगे। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अल्मोड़ा से देहरादून की जो पैसेंजर फ्लाइट है उसका भी उद्घाटन किया है, यानी कि हेलीकॉप्टर सेवा अब अल्मोड़ा से देहरादून के लिए मिल पाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके लिए लगातार पर्यटकों की सुविधाओं के लिए तमाम जो सुविधाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जा रही है उसका लाभ कहीं ना कहीं पर्यटक यहाँ पर उठाते हुए नजर आएंगे। धनराज, हमने पहले भी देखा है कि मुख्यमंत्री लगातार इस चीज के लिए तत्पर रहते हैं कि किसी प्रकार की यात्रियों को या आम लोगों को समस्या ना हो। अब हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया गया है, तो ये जो हेली सेवा है इसकी शुरुआत कब से होगी और यात्रियों को इससे कितनी बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही? बिल्कुल सेम देखिए, आपने सही कहा है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि यात्रियों को या फिर पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और उनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जाए। और उसी कड़ी में देखिए कि आज जो हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है, अल्मोड़ा से देहरादून ये हेलीपैड हेलीकॉप्टर चलता हुआ नजर आएगा और इसमें कहीं ना कहीं सुविधाएं जनता को होंगी और जनता को, पर्यटकों को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी इसकी सुविधा का लाभ मिल पाएगा। और क्योंकि अल्मोड़ा से देहरादून तक अभी जो देखा जाए तो सिर्फ जो यात्रा मार्ग है वो उसी जो कहा जा सकता है कि बस के द्वारा ही कहीं ना कहीं यात्रा की जा सकती थी, लेकिन अब जिस तरीके से हेलीपैड सेवा चलाई गई है तो इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को भी लाभ मिलेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड में पर्यटन, बड़े पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजना निकालते हैं और यात्रियों के लिए और खासकर जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा आते हैं उनके लिए भी तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर निकालते हैं। तमाम तरह की जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए वो सुविधा देने का प्रयास करते हैं। तो धनराज, ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या कुछ था, उनके साथ कौन कौन से नेता मौजूद थे शुभारंभ और उद्घाटन के दौरान? देखिए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का कार्यक्रम था, ये हेलीपैड का जो टनल रूम बनाया गया है उसका उद्घाटन का शुभारंभ का कार्यक्रम था। उसके साथ ही जो हेलीकॉप्टर की सेवा है अल्मोड़ा से देहरादून की उसको चालू करने का, शुभारंभ करने का उसका भी कार्यक्रम था, जिसको दोनों ही को आज रिबन काट कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका धन्यवाद जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक आते हैं उनको आराम करने के लिए जगह चाहिए होती है और वो कहीं ना कहीं उनको मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि यात्री जो आएंगे वो कहीं ना कहीं इसमें सेंसरधारा हेलीपैड है उस पर आराम भी कर सकते हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून की एलिवेटेड रोड रिंग रोड परियोजना पर भी प्रधानमंत्री से बातचीत की।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में रोपवे के क्षेत्र में होने वाले कार्यों में तेजी आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग की गई। अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहाँ के हर वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेजी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारा 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, यहाँ पर रिंग रोड का काम होना है। इसके साथ साथ हमारे रोपवे के जो काम हमारे काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेज़ी आए। और भी जो समसामयिक विषय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है। तो उद्योग के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बन चुके पद्म भूषण रतन टाटा के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रतन टाटा का जाना उत्तराखंड राज्य के लिए एक दुखद घटना है, क्योंकि उनके द्वारा राज्य में टाटा के कई संस्थान खोले गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रतन टाटा सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके लिए सभी लोग एक समान हुआ करते थे, इसलिए उनके निधन से सभी दुखी हैं। और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। नैनो की स्थापना भी उन्हीं के समय में हुई थी। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे और उनके लिए संस्थान में या देश में काम करने वाले लोगों में जितना एक बहुत बड़े जगह पर रहने वाले के लिए जो उनका महत्व था, उतना ही महत्व वो एक छोटे से छोटे काम करने वालों के लिए भी जो है बराबर का महत्व रखते थे। निश्चित रूप से उनका जाना बहुत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके द्वारा जो देश दुनिया के अंदर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किए गए वो काम। वहीं सीएम धामी की पहल से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर जो असमंजस था वो दूर हो गया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के सामने पूरा मामला रखा और अब 38वें नेशनल गेम्स के साथ उत्तराखंड में ही विंटर नेशनल गेम्स भी होंगे। लंबे इंतजार के बाद भी जब 38वें नेशनल गेम के आयोजन की तारीख पर असमंजस दूर नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से मुलाकात कर पूरा मामला उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए और ये हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आए और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं। साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के नवोदित उदयमान, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी हमारी इस राज्य की पहचान हो, तो ये हमारे लिए बड़ा। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे।
मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की दिशा में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संभवतः 16 या 17 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुंच जाएगी। नहीं, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं। 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहाँ जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा और इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सर्वे किया जा रहा है, फीडबैक लिया जाएगा और इसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को पीसीसी दिल्ली कांग्रेस में भेजा जाएगा। तो सौंग बांध परियोजना के तहत विस्थापित हो रहे परिवारों को लेकर शासन स्तर पर कसरत लगातार जारी। सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। साथ ही विस्थापितों के लिए दूसरे विभाग से जमीन के लिए दरख्वास्त की गई। जितने भी परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनकी उम्मीदों के अनुसार महत्व दिया जा रहा है। जिन 30 से 35 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनको साइट पर भी विजिट कराया गया, जबकि बाकी कार्रवाई शासन स्तर पर जारी। जहां तक विस्थापन की कार्रवाई है वो अभी चल रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे मीटिंग भी हुई थी और बाकी डिपार्टमेंट्स से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लैंड के लिए, और जितने भी परिवार हैं उनको साथ लेकर और उनके जो आशाएं हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उनको भी हम लोग जो है उनको भी महत्व दे रहे हैं। और जो बेस्ट से बेस्ट होगा आरएनआर पॉलिसी के तहत विस्थापित गांवों के लिए वो हम लोग कर। तो प्रदेश में आगामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पिछले महीने बीजेपी और सरकार की कोर टीम की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा हुई थी, जिसमें प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिलेगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आदित्य कोठारी ने कहा कि दीपावली तक शुभ संकेत मिल जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने की
कवायद चल रही है। एसएसपी हरिद्वार की मॉनिटरिंग में काम कर रही हरिद्वार पुलिस को बरेली उत्तर प्रदेश के 2 नशा तस्करों को लाखों की स्मैक के साथ दबोचने में सफलता हाथ लगी। नशा तस्करों के त्योहारी सीजन के बीच भीड़ का फायदा उठाकर बरेली से नशा लाकर हरिद्वार में बेचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पथरी पुलिस द्वारा बाइक से नशा तस्करी करते हुए 2 नशा तस्करों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है, जिसमें आज भी करीब 70 ग्राम स्मैक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है थाना पथरी में, जिसमें 2 अभियुक्त दोनों ही अभियुक्त बरेली के रहने वाले हैं और इनसे 70 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसमें हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि बरेली से ये माल कहां से लेके आ रहे थे और किन लोगों को इनके द्वारा ये माल सप्लाई किया जा रहा था। दोनों ही पक्षों में अन्य और भी अरेस्टिंग किए जाने की अभी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी इसमें अन्य और भी परिणाम। तो वहीं रुड़की के देहरादून रोड पर 2 बाइक सवार युवकों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में नदीम नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत को गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस पूरी घटना की जानकारी जुटा रही है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं वो, और घायल युवक नदीम के परिजनों का आरोप है कि नदीम अपने एक दोस्त के साथ देर शाम अपनी बाइक से रुड़की जा रहा था। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा तो सामने से 2 बाइक सवार लगभग 6 लोगों ने उसकी बाइक को जबरदस्ती रोका और जिसका विरोध करने पर युवक ने ताबड़तोड़ नदीम पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कपड़े लेने के लिए आते रुड़की, तो हम कपड़े लेने आते तो साले चौकी पार होने के बाद वे लड़के पीछे से आए। हमने पहले देखा, मेरा एक पिछाड़ी माया मोबिल वो रामपुर का जी, रामपुर के नाम एकदम अच्छे साथ शाम को गाड़ी के डैड एकदम गोली चलाई हमारे पर। इतना हम समझने का मौका भी नहीं मिला, हमसे बचाते हम तो खुद ही इस तरह दिन गोली धार चली आते तो, और मैं मारते जी एकदम भागते सारे 6-7 लोग 2 बाइक होते हैं। तो वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनापुरा के रहने वाले एक छात्र की 2 दबंग लड़कों से मारपीट हो गई। दरअसल छात्र ताई कमांडो की ट्रेनिंग से लौट रहा था और मारपीट की गई उसके साथ। और छात्र के अनुसार कल शाम जब वो रुड़की से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर वापस लौट रहा था तो लाल कुर्ती क्षेत्र में 2 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी सूचना उसने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर के रूप में दी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। अपनी अकेडमी से आया था ताइक्वांडो की 6 बजे के बाद, तो 2 लड़के आए, मतलब जानता हूँ उन्हें, तो उन्होंने पिटाई की मेरे साथ जी। फिर वो चले गए, बोल रहे थे कि हमारे पास जमीन है, हमारे घर वाले ऐसो मतलब कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा ऐसे बोल रहे थे और मारने की धमकी दे रहे थे। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पड़ने वाली मोहन क्षेत्र में स्थित आयुष मंत्रालय की आयुर्वेद दवा बनाने वाली एकमात्र कंपनी IMPCL यानी आयुर्वेदिक फैक्ट्री को निजी हाथों में दिए जाने का कर्मचारियों ने विरोध किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार द्वारा इसको निजी हाथों में दिया गया तो कर्मचारी प्रदर्शन करने के साथ ही आत्मदाह जैसे कदम उठाने को भी मजबूर हो जाएंगे। सर, इस निगम का निजीकरण किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो कि निरंतर अपने स्थापना काल से लाभ में चल रहा है। उसी निजीकरण को रोकने के लिए हम कर्मचारियों का रोजगार और स्थानीय निवासियों का रोजगार बचाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी सर वर्तमान में 500 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो कि स्थानीय जड़ी बूटियां संग्रहण, कंडे, घड़े और अन्य चीजें जो यहाँ सप्लाई करते हैं, वो भी इस निगम से जुड़े हुए हैं। उनका रोजगार, उनके परिवार का भरण पोषण भी इस निगम से जुड़ा हुआ है। अगर इसका विनिवेश होगा तो स्थानीय रोजगार उससे प्रभावित होगा और पहाड़ों से पलायन की स्थिति बढ़ेगी। हमारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और एकमात्र ये इस निगम की वजह से हमारे
कम से कम 50 ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उनका पलायन न हो इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।